तो ये एक ऑटोक्लेव मशीन है। ये एक रासायनिक एजेंट है जिसे साइडेक्स कहते हैं, जिसे हम त्वरित स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मशीन है जिसे ईटीओ कहते हैं, जो स्टेरिलाइजेशन के लिए एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग करती है, और ये कम तापमान पर स्टेरिलाइजेशन की विधि है। ये प्लाज्मा मशीन है जो फिर से कम तापमान पर स्टेरिलाइजेशन की एक विधि है, और ये वो सेटअप है जिसका हम उपकरणों को पील पैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ऑटोक्लेविंग हो, ईटीओ हो या प्लाज्मा। एंडोस्कोप और एंडोस्कोपी उपकरणों की स्टेरिलाइजेशन के लिए मूलतः हमारे पास 4 विधियां उपलब्ध है। एक है ऑटोक्लेव, जो स्टेरिलाइजेशन के लिए उच्च तापमान और दबाव वाली भाप का उपयोग करता है। और भी मेडिकल जानकारियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, हमें आपके लिए वीडियो बनाकर खुशी होगी। मैं हूं डॉक्टर वरुण अग्रवाल, एडवांस्ड रोबोटिक्स और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी विशेषज्ञ। ये स्टेरिलाइजेशन का सबसे सामान्य तरीका है जो किसी भी अस्पताल में उपलब्ध होता है। इसका मुख्य लाभ ये है कि ये स्टेरिलाइजेशन का सबसे सामान्य तरीका है जो किसी भी अस्पताल में उपलब्ध है, और साथ ही ये स्टेरिलाइजेशन का सबसे सस्ता तरीका है क्योंकि इसे अस्पताल में नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कमी ये है कि इसमें उच्च दबाव और तापमान का उपयोग होता है, जिससे कुछ संवेदनशील उपकरण खराब हो सकते हैं। कभी कभी एंडोस्कोप भी ऑटोक्लेव में खराब हो सकता है, खासकर अगर वो ऑटोक्लेव के अनुकूल एंडोस्कोप ना हो, या वे उपकरण या डिवाइस जिनमें प्लास्टिक या कई ऐसी चीजें होती हैं जो ऑटोक्लेव में खराब हो सकती हैं, क्योंकि तापमान 120 डिग्री तक चला जाता है। संवेदनशील उपकरणों के लिए जो सबसे सामान्य तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है ईटीओ, और कम सामान्य जो अब लोकप्रिय हो रहा है वो है प्लाज्मा। तो ये दोनों डिवाइस कम तापमान वाले डिवाइस है जो गैस का इस्तेमाल करके स्टेरिलाइजेशन करती हैं। ईटीओ थोड़ी सस्ती है, मशीन भी थोड़ी सस्ती है, और ये तरीका प्लाज्मा से सस्ता है जो सबसे नया और सबसे महंगा है। ईटीओ का मुख्य नुकसान ये है कि ईटीओ साइकिल को पूरा होने में 8 से 10 घंटे तक लग जाते हैं, इसलिए हम उपकरण जल्दी नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरी ओर प्लाज्मा भी कम तापमान वाला है, जैसे ईटीओ मशीन, और इसका साइकिल छोटा होता है, ऑटोक्लेव की तरह, लगभग 30 मिनट से 1 घंटे तक, सेटिंग पर निर्भर करता है। और हम उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। उपकरण अगली सर्जरी के लिए जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं। स्टेरिलाइजेशन के लिए आखिरी तरीका है केमिकल स्टेरिलाइजेशन, जिसमें साइडेक्स का इस्तेमाल होता है। उपकरणों को इस्तेमाल से पहले 10 से 15 मिनट के लिए साइडेक्स में डुबोया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से मैं आइडेक्स का उपयोग करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं करना चाहता। कभी कभी मुझे ये निश्चित नहीं होता कि कितनी स्टेरिलाइजेशन हुई है। हालांकि स्टेरिलाइजेशन मार्कर उपलब्ध हैं जिन्हें उपकरणों के साथ साथ साइडेक्स में डाला जा सकता है, और वे रंग बदलते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि स्टेरिलाइजेशन सही हुआ है। हमारे अस्पताल में हम साइडेक्स का इस्तेमाल केवल तब करते हैं जब हमारे पास लगातार केस होते हैं और हमें जल्दी टर्नओवर चाहिए होता है। रूटीन मामलों के लिए जब समय ज़्यादा होता है या जब हमें अगला केस अगले दिन करना होता है, हम अन्य तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑटोक्लेव, ईटीओ या प्लाज्मा से स्टेरिलाइजेशन। अगर आप स्टेरिलाइजेशन के लिए साइडेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि इसे बॉटल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है, और एक ताज़ा बैच बनाना चाहिए, और 24 घंटे के भीतर ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसे 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, और अगर संभव हो तो आप हर सर्जरी के बीच में भी ताज़ा बैच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे अस्पताल में हम जितना हो सके केमिकल स्टेरिलाइजेशन विधि का इस्तेमाल करने से बचने की कोशिश करते हैं। हम इसका इस्तेमाल केवल तब करते हैं जब इमरजेंसी में बहुत जल्दी टर्नओवर की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए जब कोई उपकरण गिर जाता है और हमें उसे 10 से 15 मिनट के भीतर चाहिए होता है। लेकिन आमतौर पर हमारा मुख्य साधन ऑटोक्लेव है, और संवेदनशील उपकरणों के लिए हम ईटीओ या प्लाज्मा का इस्तेमाल करते हैं।